everyone, I am निवेश कश्यप। तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में किया था, तो मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये लीवर क्या है, ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में, स्टमक के बारे में, ठीक है, एनस के बारे में हमने सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, लिंक होता है एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने कंप्लीट पूरा जो प्रोसेस समझा था, पूरे ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या फंक्शन होता है, उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि अगर आप पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो शायद आगे का लेक्चर आपको समझ में उतने अच्छे से ना आए। ठीक है, तो पहले क्या करो कि जो फर्स्ट 4 लेक्चर है वो आप देख लो। तो 5th लेक्चर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि लिंक होता है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि पहले मैंने आपको समझा रखा है, और इसमें आएगा तो मैं ऊपर ऊपर से आपको समझाऊंगा, ताकि क्योंकि पहले मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो जो न्यू कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है वो मैं ब्रीफली आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है अगर, तो आप पहले वाले लेक्चर को देख लो। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा लंग्स है। तो लंग्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लंग्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं, किस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं, किस तरीके से हम CO2 वापिस छोड़ते हैं, तो उस पर बेसिकली हम बात करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी सवाल आ जाता है, और कौन सा सवाल आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज़ को। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विथ CO2, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि हम O2 लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और वापिस हम जो होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। और इस प्रोसेस के थ्रू जो सेल्स जो अपना काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में अगर आपसे पूछा जाए क्या सिर्फ ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है, तो नहीं, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के अलावा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी होता है इवॉल्व। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेटिस बाय प्रोवाइडिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। ठीक, इट ऑल्सो हेल्प्स एडजस्ट द pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी के pH को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक, ये बेसिक सब पॉइंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको पता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब एक प्रोसेस है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, उनका जो ब्रीदिंग लेने का यानी ब्रीद करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट, किस तरीके के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। ठीक है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो बनावट है, या ठीक है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उन पर डिपेंड करता है। यहाँ से आपके कुछ एग्जामिनेशन में सवाल आ सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो मैं बताऊँगा वहीं आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, ठीक है, कॉलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। इसका मतलब क्या है, आप समझो ये चीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स है उसको समझ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। जैसे स्पॉन्जेस क्या होता है, ठीक, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। कॉलेंट्रेट्स क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स क्या होते हैं, तो ये सब जो टर्म है मैं आपको जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो होता है इनवर्टिब्रेट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक, तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन होता है जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा। इनवर्टिब्रेट्स कहने का मतलब जिनमें बैकबोन एक होता है, जैसे हम हैं एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर जो एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या ह्यूमन बींग हो, ठीक है,
उनमें क्या होता है, बैकबोन होता है, ठीक है। लेकिन तो उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, हम लोग हैं वर्टिब्रेट्स, मतलब जिनमें बैकबोन होता है। इनवर्टिब्रेट्स कहने का मतलब जिनमें बैकबोन नहीं होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है उनमें एब्सेंट होती है, तो उनको बोलते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स, मतलब कि बैकबोन एब्सेंट होता है। तो वैसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब इसमें भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो कि बहुत कम एडवांस्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह उतने नहीं होते, ठीक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसका एग्जाम्पल दिया हुआ स्पॉन्जेस, कॉलेंट्रेट्स, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। तो ये लोग किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, ये लोग किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, वो जरूरी है, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं किस तरीके से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, इस तरीके से सवाल आता है। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तो ये करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस, और कहाँ होता है, जैसे हम लंग्स के थ्रू अपना एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, हम इनटेक करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं अपने एंटायर बॉडी सरफेस, जैसे मान के चलो ये उनका स्ट्रक्चर है सपोज इस तरीके से, ठीक है। तो अपने बॉडी का पूरा यूज करेंगे वो, ठीक है। उनका बॉडी उनके लंग्स की तरह काम करता है, स्किन ऐसे समझ लो, और उनका जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है उनके बॉडी के थ्रू ही होता है। तो ये आप एक यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अर्थ वॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल्स एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अब देखो अगर पूछा जाए, ये एग्जामिनेशन में बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है अर्थवॉर्म के बारे में, कि अर्थवॉर्म जो होते हैं अपना रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं। तो आपको याद होगा क्यूटिकल्स, देखो जैसे मैं यहाँ पे इमेज एक बना रहा हूँ, जैसे अर्थवॉर्म का कोशिश करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये सपोज करो ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ठीक, ऐसे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो अर्थवॉर्म आपने देखा भी होगा, ठीक। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो उनका जो ऊपर का लेयर होता है, जो पूरा स्किन होता है, देखोगे कि आप वो मतलब थोड़ा सा वो मॉइस्ट होता है, मतलब गीलापन दिखेगा उनके स्किन, ऊपर वाला जो स्किन होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो लेयर होता है स्किन का उसी को बोलते हैं क्यूटिकल्स, ठीक है, और कुछ नहीं है, उनके स्किन मतलब ऊपर वाला जो लेयर होता है ना स्किन का उसी को क्यूटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और वो गीला होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, ठीक है। अगर मॉइस्ट नहीं होगा तो वो सांस नहीं ले पाएंगे और रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मॉइस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में क्यूटिकल्स ही ऑप्शंस में दिखेगा, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल्स या फिर क्यूटिकल सिंपल, तो आप लगाओगे टिक, ठीक है। वो उसके थ्रू करते हैं बेसिकली, वो भी स्किन के थ्रू ही कर रहे हैं, बस उनके स्किन का जो लेयर है उनको एक अलग नाम दे दिया गया, क्यूटिकल्स का नाम दे दिया गया, ठीक। वहीं पे इंसेक्ट की अगर बात करूं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, वो कैसे मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, तो ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, मतलब ठीक है, उनके थ्रू करते हैं, उनमें मतलब ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। तो ये आपसे अर्थवॉर्म वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सके, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, ठीक है। गिल्स देखो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, are used by most of the aquatic arthropods and molluscs, whereas the vascularized bags are called lungs. Pulmonary respiration are used by the terrestrial forms of exchange of gases. अब देखो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर, मतलब इसका क्या वो समझते हैं पहले। तो इसका मतलब होता है जिसमें जैसे कि ब्लड मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो, मतलब ब्लड फ्लो होने के लिए जैसे कुछ हो, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे में अंदर क्या आर्टलरी है, वेन्स है, इस तरीके से उसी को बोलते हैं वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस होना, ठीक है। तो ये हायर बींग्स, हायर एनिमल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर ब्लड फ्लो होने के लिए प्रॉपर एक चैनल हो उनका, जैसे हमारे अंदर होता है ना कि हमारे अंदर वेन्स है जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स में आप देखोगे होता है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है मतलब छोटे इन द सेंस मतलब साइज में नहीं, जिनका स्ट्रक्चर छोटा है, ठीक है, जिनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। उन एनिमल्स में, ठीक है, क्या होता है कि उतना प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, ओपन ब्लड सर्कुलेशन उनका रहता है, पूरे बॉडी में ऐसे फैला हुआ, ठीक है, प्रॉपर चैनल नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं वस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स। तो वो क्या होता है कि गिल्स, जैसा कि फिश हो गया, ठीक है, मछली, वो गिल्स से मतलब अपना रेस्पिरेशन करती है, तो वही कहा गया यहाँ पे। तो एक्वेटिक अर्थोपोड्स, अब देखो अर्थोपोड्स क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ आपको। वैसे ये एनिमल किंगडम का पार्ट है, यहाँ पे नाम सुन के आप डर मत जाना कि अर्थोपोड क्या है, ठीक है, मोलस्कस क्या है,
मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा, एनिमल किंगडम जब आपको पढ़ाऊंगा तो हम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मोलस्कस किसको बोलते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, ठीक। तो अर्थोपोड का अगर मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्कॉर्पियन, सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, बिच्छू। तो इनका क्या कुछ फीचर होता है, जैसे कि ये एक एक्सोस्केलेटन, ठीक है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल मतलब अगर इनको आप ऐसे अगर मान के चलो डिवाइड करो तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल। तो ये कुछ इनका फीचर होता है, मेन के चल लो, ठीक है, मतलब। और ये जॉइंटेड लेग्स इनका होता है, जैसे कॉकरोच समझ लो एक तरीके से, ठीक है। स्कॉर्पियन हो गया जिसको आप 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हो, जैसे तितली भी समझ सकते हो एक एग्जाम्पल से, जैसे जो भी, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं। बटरफ्लाई लिख लो ऐसे, बटरफ्लाई, ये सब एग्जाम्पल्स हैं अर्थोपॉड्स के, ठीक। आगे डिटेल में इसको करवाऊंगा क्या इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसमें किस तरह के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे जब एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, अर्थोपॉड से मतलब कहने का मतलब आप समझ गए हो कि मतलब किस तरीके के एनिमल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से मोलस्कस होते हैं, ठीक है, मोलस्कस भी, इनके बारे में भी जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। मोलस्कस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ जाओगे ऑक्टोपस से, ठीक है। तो इनका भी एक्सोस्केलेटन होता है और इनका जो बॉडी होता है ना किसी एक रिजिड जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कवर होगा, ठीक है, मतलब ये छुप सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ। और इनका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है काइटिन से बना होता है, एक तरीके का ये केमिकल है जिससे बना होता है, जो हार्ड मतलब एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है इनके ऊपर वाले लेग, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको। तो फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अर्थोपोड्स क्या होता है, मतलब ब्लैंक ना हो जाओ, इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स कुछ आपको दिया है, ठीक है। अब वहीं पे देखो लंग्स के थ्रू, जैसा कि जो टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो जमीन पे ऐसे कुछ एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली लंग्स लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए गिल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, मछली, फिश, ठीक है। और जो बाहर जैसे कि जो धरती पे रहते हैं, यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, जैसे बाकी एनिमल्स, बाकी जो और भी जानवर हैं, वो कहाँ से कैसे सांस लेते हैं, वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक। 1 मिनट पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो वहीं पे ये पॉइंट में लिखा गया है, अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स वेरेज एम्फीबियंस। अब देखो एम्फीबियंस क्या होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। एम्फीबियंस जो मतलब वाटर, जो कि वाटर और लैंड, ठीक है, दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। इसका सबसे एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रॉग, ठीक है, मेंढक। मेंढक ये पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स जो रेंग के चलने हो, जब स्नेक जैसे हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, जैसे क्रोकोडाइल, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। बर्ड्स, ठीक है, मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। कहने का मतलब ये हो कि जो ज़मीन पे लोग, मतलब लोग नहीं, मतलब जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, वो लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो वाटर में रहते हैं, वाटर बॉडीज़ में, वो गिल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिश, ठीक है। ये आपको बेसिकली समझना था। तो आपके एग्जाम पूछा जा सकता है आपसे मतलब एग्जामिनेशन में कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो लंग्स के थ्रू करते हैं। ये सब एग्जामिनेशन में इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ एक डायग्राम है, देख लो, थोड़ा सा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो, ध्यान रहे कभी। जब हम एयर इज ड्रॉन इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, मतलब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, रिब्स मूव आउट, मतलब जो हमारा रिब केज है ये, ठीक है, जहाँ आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या होता है, मूव्स आउट, मतलब फूल जाता है। और डायफ्राम जो होता है मूव्स डाउन, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों इमेज में आप डिफरेंस पता करो। यहाँ पे जैसे एयर फोर्स्ड आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो रिब्स क्या होता है, मूव्स बैक, मतलब नॉर्मल हो जाता है। और डायफ्राम क्या होता है, मूव्स बैक, ये भी क्या होता है, नॉर्मल अपनी स्थिति में चला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम था, आप देख लो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं फिर। वो तो बेसिक था। अब यहाँ से अब आपका फंक्शन स्टार्ट होता है कि कौन से ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चरली एक्सटेंड्स फ्रॉम अ नोज, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, नाक से, हमारे नोज से, माउथ एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑल द वे टू अल्वोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब देखो ये सब देख के टर्म्स मतलब आप
कंफ्यूज मत होना, मैं आगे समझाऊंगा। अभी ये पूरा जो लेक्चर होगा अब आपका लंग्स पे ही होगा, ठीक है। लंग्स का क्या फंक्शन है, लंग्स के अंदर कितने पार्ट्स हैं, क्या है नहीं है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक। अब आगे बताने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डायग्राम को अच्छे से देखना, सारे लोकेशंस को अच्छे से देखना, समझना। उसके बाद हम उस ऑर्गन का फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या रोल होता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देखना आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा ये देखो ओरल कैविटी हमारा है। तो लास्ट लेक्चर में ना मैं आपको पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है, ओरल कैविटी क्या होता है, ठीक है। ये देखो, ये जो मैं जो हेडलाइन मतलब ये हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। फायरिंग्स क्या होता है, लोकेशन पहले आप देख लो, ठीक है। ये हमारा लिप्स है, ठीक है, मुंह, ठीक है, जॉ, टंग। लैरिंग्स क्या होता है, एसोफेगस क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था। नसल कैविटी क्या होता है, यानी कि नोज़ वगैरह जो होता है वहाँ से, ठीक है। तो ये आप देख लो। एपिग्लॉटिस क्या होता है, इसका फंक्शन, ये भी एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देख लो इसका लोकेशन कहाँ पर क्या कैसा है, ठीक। अब 1 मिनट थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, हाँ देख लो, ठीक है। अब देखो फायरिंग्स ये है, लोकेशन यहाँ पे देखो इसका। एपिग्लॉटिस यहाँ पे देखो, ये एक तरीके का गेट जैसा काम करता है, आगे मैं आप डिस्कस करूँगा। एसोफेगस देखो यहाँ पे है और लैरिंग्स यहाँ पे है। बेसिकली कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे होगा फायरिंग्स और लैरिंग्स में, ठीक है। तो लोकेशन देखो, फायरिंग्स जो है ऊपर है, ठीक है। आप देखो बक्कल कैविटी का जो है लिप्स, मतलब जो बक्कल कैविटी है उसके जस्ट पैरेलल से यहाँ स्टार्ट होता है फायरिंग्स, ठीक है। और ये किस तरीके से मूव हो रहा है आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ तक इस तरीके से। और यहाँ ये एपिग्लॉटिस है, यहाँ से ये अलग रूट है ये, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये देखो यहाँ से अलग रूट है, ये एक अलग रूट है, ठीक है। और ये जो है ये वाला पार्ट ये ब्लॉक होगा, आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा आप, ठीक है। आप देख लो पहले लोकेशन ध्यान से अच्छे से, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, ठीक। अब एक डायग्राम आप और देख लो, देखो अब यहाँ देखो दिख रहा होगा एपिग्लॉटिस। अब लोकेशन उसमें से मैच करना कि वो कहाँ पे था और कहाँ से ये डायग्राम स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको ऊपर वाला डायग्राम दिखाया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए बीच से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। लायरिंग से ये है, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है ये हम समझेंगे। ट्रैकिया जो आपका जो फूड पाइप होता है ना, जो आप ये जिससे हम खाना अंदर लेते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं, ठीक। ब्रोंकस क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लोकेशन है। जब ये आपका जो ट्रैकिया होगा आगे जाके 2 पार्ट्स में, दोनों लग्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकस, ठीक है, ब्रांचेस में एक्चुअली ब्रोंकस से ऐसे रखो ब्रांच, ठीक है, ब्रांच में डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांच में, ठीक। अल्वेलाई क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट बहुत रोल है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स क्या होता है, इसका बहुत फंक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लंग्स अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है वो कौन सा है, नोज या फिर नसल कैविटी, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसका ज़्यादा फंक्शन नहीं है, तो क्या है, वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट, ठीक है। ये तो बेसिक सा पॉइंट है, आपको पता है। इट लीड्स टू नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत ही बेसिक पॉइंट है। द नोज वार्म्स, मॉइसन एंड फिल्टर्स एयर एंड फंक्शन ऑफ ओल्फैक्शन इन स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्फैक्शन मतलब ये क्या करता है, स्मेल में आपके हेल्प करता है। आप डिफरेंस कर पाते हो ना कि कौन सा स्मेल कैसा है, तो ये ओल्फैक्शन की वजह से ही कर पाते हो। ये नोज़ का एक अपना फंक्शन है, ठीक है। और हमारे बोलने में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। नोज़ अगर ना हो काम करे अच्छे से, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सर्दी की वजह से हमारी आवाज़ जो होती है बहुत ही बदल जाती है, ठीक है, वो स्पीच में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक फंक्शन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है वो है ओल्फैक्शन का, ठीक है। ओल्फैक्शन का मतलब स्मेल से रिलेटेड चीज़ है। आप स्मेल में डिफरेंस कर पाते हो कि कौन सा जैसे अच्छा स्मेल है, कौन सा बुरा स्मेल है, तो ये ओल्फैक्शन की वजह से ही। और इस किसका फंक्शन है, हमारे नोज़ का या नसल कैविटी का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है साइनसेस। साइनसेस क्या होता है, आपने सुना होगा साइनसेस के बारे में। द साइनसेस आर एयर फिल्ड स्पेस इन द स्कल, ठीक है। स्कल में एक बहुत स्पेस होता है एयर फिल्ड। दे आर लोकेटेड बिहाइंड द फोरहेड, नेजल बोन्स एंड चिक्स एंड आईज, ठीक है। तो जो हमारा नाक है ना उसके पीछे होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर साइड में, ठीक है, वहाँ पे एक इसका लोकेशन होता है। हेल्दी साइनसेस कंटेन नो बैक्टीरिया और अदर जर्म्स। मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूकस इज एबल टू ड्रेन आउट एंड एयर इज एबल टू फ्लो थ्रू द साइनसेस। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट कुछ नहीं है, बस आपको समझा देता हूँ कि जब हमें सर्दी या खांसी या कफ कुछ होता है, ठीक है, तो आपका जो माइंड होता है भारी भारी सा लगता है,
ठीक है। और वो ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका जो साइनस है, ठीक है, वो जहाँ पे आप यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि एयर फील्ड स्पेस होता है, यहाँ पे म्यूकस जम जाता है आकर के, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप भारी भारी सा लगता है और उसी की वजह से आप कफ आपका बाहर आता है, ठीक। तो ये बेसिक सा चीज़ था और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक। अब देखो फायरिंग्स क्या होता है। मैंने आपको लोकेशन ऊपर दिखाया था कि जो नाक से लेकर के नीचे ट्रैकिया तक आता है, ठीक है, वो वाला पार्ट है ये, ठीक। और इसको आप अगर सिंपल टर्म में बोलो थ्रोट, ठीक है, आपका गला जो है। द फायरिंग्स थ्रोट इज ए मस्कुलर ट्यूब लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था मैं आपको। द फायरिंग्स ओपन्स थ्रू लायरिंग्स रीजन इन द ट्रैकिया, ठीक है। दोनों का लोकेशन इसलिए बताया था कि फायरिंग्स और लायरिंग्स में आप डिफरेंस पता कर पाओ क्या होता है। आगे आएगा फंक्शन देखेंगे क्या है डिफरेंस। अब होता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं एक्चुअली, बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विंड पाइप। ट्रैकिया क्या था, विंड पाइप होता है। एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार आप फिर से देख लो, ठीक है। ये फायरिंग्स का लोकेशन है, ठीक है, ये लायरिंग्स का लोकेशन है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, एसोफेगस, ठीक है, ये फूड पाइप है, ये है फूड पाइप, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है विंड पाइप, ठीक है। तो ये आप देख लो, ध्यान लो, ठीक। तो ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं, तो विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स टू द मेन ब्रोंकियाई, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आप जो अपना गला टच करके देखो, आपको इसी तरीके से फील होगा, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा है गले का, ठीक है, जो विंड पाइप है। इट डिवाइड्स इनटू ट्यूब नॉन एज ब्रोंकियल ट्यूब्स। मैंने आपको दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ उस चीज़ को। ये देखो यहाँ पे ब्रोंकियल ट्यूब्स, देखो ये जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सब देखो, पहला ब्रांच यहाँ डिवाइड होता है 2 का, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रांचेस बहुत सारे निकलते हैं। तो ये जो इसी को बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ठीक। डायग्राम से आप रिलेट करके पाओगे तो शायद ज़्यादा बेहतर समझोगे, ठीक है। तो ब्रोंकियल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है आगे जाके ट्रैकिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये है, मान के चलो ऐसे, इस तरीके से जाके ये और ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपका लंग्स है, इस तरीके से। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लैरिंग्स के ऊपर। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन जो आपका होता है, ठीक है। लिरिक्स ऐसे, लैरिंग्स का मतलब लिरिक्स ऐसे याद कर लो, लिरिक्स से, ठीक है, लिरिक्स प्रोडक्शन। तो आप शायद मतलब कंफ्यूज ना होगे कि फायरिंग्स साउंड वाला था या लैरिंग्स साउंड वाला था, ठीक है। ये थ्रोट है, ये लिरिक्स का काम, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। द लैरिंग्स कंटेन्स वोकल फोल्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड एज दे वाइब्रेट। टाउट फोल्ड्स प्रोड्यूसेस हाई पिचेस एंड रिलैक्स्ड वन। टाउट नहीं टाइट होगा, TIGT टाइट। टाइट फोल्ड्स प्रोड्यूसेस हाई पिचेस एंड रिलैक्स्ड वंस प्रोड्यूसेस लो पिचेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, ठीक है, वो यहाँ से पूछा जाता है। अगर लैरिंग्स से सवाल आया तो यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इट कंटेन्स द थायराइड कार्टिलेज। आपने थायराइड के बारे में सुना होगा, एक तरीके का बीमारी भी होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड भी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, उनका लोकेशन क्या है, मैं आपको ग्लैंड पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो वो होता है आपके थ्रोट में ही, ठीक है, लैरिंग्स में ही होता है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, वो कार्टिलेज। कार्टिलेज एक तरीके का मतलब ये स्ट्रक्चर है, बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉफ्ट बोन जैसा होता है कार्टिलेज, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा ये चीज़, ठीक। अभी आपको ध्यान रखना कि थायराइड कार्टिलेज, और उसी को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। आप ऐसे अपना गला टच करोगे तो एक आपको उठा हुआ पार्ट आपको फील होगा ऊपर गले में, ठीक है। एक्चुअली वही एडम्स एप्पल है और वहीं पे थायराइड कार्टिलेज पाया जाता है, वहीं पे उनका प्रेजेंस होता है, ठीक। अब देखो मैं आपको एक दिखा देता हूँ डायग्राम में भी, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये देखो डायग्राम, आप देखो एडम्स एप्पल, ये जो उठा हुआ पार्ट आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये
थोड़ा सा ज़्यादा वो हाईलाइट हो गया, 1 मिनट। ठीक है, ये वाला पार्ट आप जो दिख रहे हो, ये जो उठा हुआ पार्ट है, 1 मिनट, ये जो पार्ट है आप देख रहे हो वहाँ पे, ठीक है, ये होता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल इसको क्यों बोलते हैं उसको हम समझते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तो इसका जो शेप आप देख रहे हो, ये वाला, ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक एप्पल जैसा शेप आपको दिख रहा होगा। ठीक, इरेज करता हूँ तो आप शायद देख पाओ अच्छे से। ये ना कहीं एक एप्पल के शेप से रिजेंबल करता है, और यहीं पे जो होता है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहीं से आप किसी का थायराइड अगर बढ़ जाता है तो यहाँ से ऑपरेशन करके निकाला जाता है उसको, अगर एक्सेस में हो जाता है तो। वो हम आगे पढ़ेंगे जब ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो ओपन पार्ट है ना, ये उठा हुआ पार्ट आप फील करोगे, आप बाहर से भी टच करोगे अपने गले को तो आपको ये फील हो जाएगा कि यही वाला पार्ट है। तो इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एडम्स एप्पल क्या होता है, तो कुछ नहीं, वो थायराइड कार्टिलेज है और कुछ नहीं है, बस उसका एक नाम है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखो दूसरा यहाँ पे है एपिग्लॉटिस विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप, एपिग्लॉटिस का फंक्शन भी पूछा जाता है कभी कभी, इनका फंक्शन क्या होता है। अब देखो ये विच प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स, देखो लैरिंग्स क्या था, आपका जो साउंड बॉक्स है जहाँ पे आपका विंड पाइप है। ठीक है, एक तरीके से तो फूड पाइप और विंड पाइप में मिक्सिंग ना हो जाए। आप खाना खा रहे हो तो फूड पाइप में ना जाने की वजह वो विंड पाइप में अगर चला गया तो अब बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए जो होता है एपिग्लॉटिस होता है एक तरीके का, वो मतलब गेट की तरह काम करता है। वो जैसे ही अगर खाना आप खा रहे हो तो ब्लॉक कर देगा, तो आपका फूड जो है उस रास्ते से जाता है, फूड पाइप में ही जाएगा। ठीक है, वो दूसरे में एंटर नहीं करेगा। मैंने ऊपर आपको दिखाया था, एक बार और फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो आपको यहाँ पे एपिग्लॉटिस दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो आप क्लियर दिख पाए आपको। ठीक है, ये जो है ना पार्ट, ये है एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये इस तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आके इस तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। तो इधर वाला जो रूट है ना, ये ब्लॉक कर देगा, तो आपका एसोफेगस में खाना जाएगा ये इस तरीके से। लेकिन अगर मान के चलो अगर ये नहीं होता ना, तो क्या होता कि आप खाते तो कुछ इधर चला जाता और कुछ इधर चला जाता, मिक्स हो जाता, फूड पाइप में कुछ चला जाता, कुछ विंड पाइप में चला जाता, तो इससे आप दिक्कत हो सकती थी आपको। ठीक है, तो इसके लिए एपिग्लॉटिस का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको ब्लॉकेज का काम करता है कि एक ही रूट में आपका खाना जाए, इधर उधर न चला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ब्रोंकियल ट्यूब्स की बात करते हैं। मैंने ऊपर डायग्राम आपको दिखा दिया था। दीज ट्यूब्स लेट एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स। ठीक है, हमारे लंग्स में ब्रोंकियल ट्यूब्स का ब्रांच जो आप देख रहे थे, ठीक है, तो उनका क्या काम होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, लंग्स के थ्रू आपका पूरे बॉडी में जाना, फिर हार्ट में जाना। ठीक है, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे भी लंग्स का बहुत बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है और गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, मतलब कैसे गैस एक्सचेंज वहाँ पे प्लेस होता है। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैंने बस आपको बेसिक सा जो ऑर्गन्स जो होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लंग्स का फंक्शन क्या है और किस तरीके से जो है ब्लड सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, CO2 का कैसे, कौन सा वेन्स होता है, कौन सा आर्टरी है जो गैस को प्योर ब्लड को सप्लाई करता है, इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करता है, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, आपको एल्वोलाई का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। द एल्वोलाई आर द वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ठीक है, बेसिक्स आपको याद रखना है कि एल्वोलाई वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना कहाँ पे होता है, एल्वोलाई पे होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायफ्राम कुछ नहीं है, बस इसका कोई खास फंक्शन है नहीं, फिर भी देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द लंग्स, इट इज़ अ मेजर मसल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज डोम शेप मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली एंड कंटिन्यूली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनवॉलेंट्रली। ठीक है, मतलब बिना, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं इसका, मतलब जो भी इसका फंक्शन है। ठीक है, अपॉन इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स एंड द चेस्ट कैविटी इनलार्जेस। मैंने ऊपर ये बता दिया था आपको। आप देखो यहाँ पे लिख रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तो इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम
सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे आप बहुत अच्छे से क्लियर समझ पाओगे कि यहाँ पे हार्ट का रोल है, ठीक है, मतलब हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, प्योर ब्लड कैसे आता है, कहाँ जाता है, ठीक है, बॉडी में कैसे आता है, लंग्स में कैसे जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोनों सिमिलर है, दोनों का जैसे लंग्स का वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, और हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के साथ, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू एंड